Hello students, welcome to Level Up CUET CLAT. So today we are going to discuss our second subject, that is contract. So we all studied these subjects in our law schools. तो देखिए बेसिकली ये जो लेक्चर है ये हमारा इंट्रोडक्शन और एसेंशियल्स के बारे में बात करेगा, है ना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, केस लॉज हैं, उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है, फंडामेंटल क्या है। क्योंकि भाई फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा तो ही आपका आगे अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप हो पाएगा इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो 1872 का एक्ट है, करेक्ट। 1872 का एक्ट है और जैसा कि प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, ठीक है, करेक्ट। प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है। कभी कभी क्या जैसे क्या है, इनएक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, ये सब कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके जैसे, तो उसके आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रखा है। तो इनएक्टमेंट डेट जो इसका होगा वो है डेट इनएक्टेड का मतलब भाई जिस दिन ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। मतलब कि ये है 25 अप्रैल 2000 सॉरी 1872, करेक्ट। और कमेंसमेंट की डेट है आपकी 1 सितंबर 1872, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। सो देखिए अब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रांजैक्शन है दो पार्टीज के बीच, है ना। दो पार्टीज के बीच एक ट्रांजैक्शन है जो कि सिविल नेचर का होगा, ठीक है। इसमें एक पार्टीज के ऊपर राइट्स और ड्यूटीज होगी, ड्यूटीज होगी, दूसरे के पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशंस होंगे, है ना। दोनों पार्टीज को अपने राइट्स और ड्यूटीज मिलते हैं और दोनों को फुलफिल करना होता है, ठीक है, बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्ट की तो बात आप समझ गए लेमन लैंग्वेज में कि इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सन, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सन। उसके बाद अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करें, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन सेक्शन 2H, ठीक है। सेक्शन 2H में आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो क्या कहती है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अभी मैं आपको डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझने से पहले आपको अग्रीमेंट की डेफिनेशन समझनी जरूरी है कि भाई अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए अभी हम इसके बाद देखेंगे अग्रीमेंट क्या होता है। इससे बाद देख लेते हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कब कब है, ठीक है। तो पहला तो भाई अग्रीमेंट से बनता है, जो मैंने आपको बताया, अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला तो अग्रीमेंट से हो गया भाई, दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टी ने कुछ करने के लिए आपस में तय किया, दोनों ने कुछ कंसिडरेशन रखा, अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। भाई मैं तेरे को कुछ रुपए, मैं तेरे को कोई सामान डिलीवर करूंगा, उसके बदले तू मेरे को पैसे देगा, ये अग्रीमेंट हो गया। उसके बाद क्या है, प्रॉमिसरी स्टॉपेल। प्रॉमिसरी स्टॉपेल पे हम आगे, पर मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। प्रॉमिसरी स्टॉपेल ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के प्रॉमिस के बेसिस पे कुछ काम करता है, ठीक है। लेट सपोज मैं बोला कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे को, मैं 1000 रुपीज़ दूंगा, ठीक है। तू अपना कोई भी काम या कुछ भी करना शुरू कर दे, ठीक है, जाके शूज खरीद सकता है तो या कुछ भी, ठीक है। अब अगर लेट सपोज मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपीज़ दूंगा, ठीक है, तुम अपने घर में मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, ठीक है। अब मेरे इस प्रॉमिस पे सामने वाले पर्सन ने कुछ एक्ट किया, है ना, उसको मेरे इस प्रॉमिस के ट्रस्ट पे उसने कुछ एक्ट किया, कुछ उसने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं बाउंड हो जाऊंगा ताकि मैं अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करूं, है ना। अगर मैंने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, दैट विल अमाउंट्स टू ब्रीच, ठीक है। तो प्रॉमिस स्टॉपेल से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगोशिएट आपको आपके पास करने की पावर नहीं होती है। एक पार्टी के पास हाई नेगोशिएटिंग पावर होती है, एक पार्टी के पास लो नेगोशिएटिंग पावर होती है, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे लेट सपोज आप जब रेलवे टिकट्स बुक करते हैं तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख के आते हैं जिसको आपको अग्री एंड कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको कुछ क्लॉजेस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आपने उसको चेंज करवाने के लिए बोल दिया रेलवेज को, आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। आप मूवी टिकट परचेज करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि भाई आप प्रीमाइस में कोई बाहर का फूड लेके नहीं आएंगे, किसी तरीके का न्यूसेंस नहीं कॉज करेंगे, जो भी वहाँ पे प्रीमाइसेस के रूल्स हैं उससे अवॉइड रहेंगे। तो वहाँ पे आपके पास ये पावर नहीं रहती कि आप उन रूल्स को, उन टर्म्स कंडीशन क्लॉजेस को चेंज कर सकें, राइट। सो उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आपकी नेगोशिएटिंग पावर कम होती है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे नेगोशिएट कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से कौन कौन से सेक्शंस कौन कौन से आते हैं। तो प्रिलिमिनरी मतलब कि ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये जो है आपका ये डेफिनेशन वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी हुई है। ये आपकी 3 to 75 जो है जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, जो आपके लॉज एप्लीकेबल हैं। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, प्री कंसेंट क्या होता है, किन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है।
76 टू 123 का जो प्रोविजन है इसको 1930 में रिपील कर दिया गया था, बिकॉज ये सेल्स ऑफ गुड की बात करता है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके जो इस प्रोविजन से डील होते थे उनको हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से डील करते हैं, ठीक है। 1930 से हम डील करते हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 होता है, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, यहाँ तक हमारा पार्ट 2 होता है, ठीक है। अब हमारा 124 से 147 क्या है, इंडेमनिटी का होता है और गारंटी का क्लॉज होता है यहाँ पे, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब जब आप कुछ थर्ड पार्टी को कोई डैमेज हो जाता है तो एक पर्सन होता है जो इंडेमनिफायर होता है, वो उसको जाकर के कॉम्पनसेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद बेलमेंट एंड प्लेज आता है, जब आप किसी प्रॉपर्टी को किसी सामने वाले के पास गिरवी रखते हैं या फिर कुछ वर्क करने के लिए रखते हैं। एजेंसी आता है, उसके बाद फिर ये 239 टू 266 ये भी आपका रिपील हो चुका है बाय द वे ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, ओके। तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास, ठीक है। डेफिनेशंस हम देख लेते हैं जो कि भाई इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे एक्ट को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले क्या होना इंपॉर्टेंट है, टू इनिशिएट क्या होना इंपॉर्टेंट है, ऑफर होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफर जो है वो उसका इन कॉन्ट्रैक्ट का इनिशिएटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ऑफर की क्या डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन ये कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट, ठीक है, टू अनदर, signifies his assent to another to abstain from doing something or to do something, ठीक है, to do something or to abstain from doing something। when one person signifies, signifying का मतलब है communication, ठीक है, communication is important, signifying का relevance है, ठीक है, to do कुछ करने के लिए और to abstain कुछ ना करने के लिए, ठीक है, from doing anything from the assent of other, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं सामने वाले को, ताकि वो पर्सन अपनी एसेंट दे कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। ये प्रपोजल की डेफिनेशन है, क्लियर है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन पर्सन सिग्निफाइज एसेंट टू द प्रपोजल। यहाँ पे भी सिग्निफाइज का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कभी भी ऑफर अगर आप बना रहे हो तो उसका भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो उसका भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। दोनों केस में आपको अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो ऑफर अगर हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया ऑफर, ठीक है, यहां पे हमने देख लिया ऑफर, हमने देखा ऑफर प्लस अभी हमने क्या देखा, एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ये क्या बन जाएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अभी आपने कोई ऑफर दिया, सामने से एक्सेप्ट हुआ, अब ये बन जाएगा प्रॉमिस। अभी तक इसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में जब हम प्रॉमिस कर लिए, अभी तक आप इसको तोड़ भी सकते हैं, प्रॉमिस करके तोड़ना कोई वो नहीं है, किसी उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं होती है। पर अगर हम इसमें कंसिडरेशन ऐड कर लें, लेट सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपको पेन दे रहा हूं, तो उसके लिए अगर मैं आपको फ्री में दूंगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट, ठीक है। तो वो गिफ्ट कंसिडर किया जाएगा, इसलिए इसका कुछ एक अमाउंट मैं फिक्स करूंगा, या फिर इसके बदले में आपसे कुछ लूंगा, या फिर मैं आपको कोई सर्विस दूंगा, ठीक। तो कंसिडरेशन इसमें ऐड जब हम कर देंगे, कंसिडरेशन जब हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, कंसिडरेशन क्या है, तो ये या तो मनी हो सकता है, या तो किसी तरीके का काइंड हो सकता है, या तो किसी तरीके की सर्विस हो सकती है। तो जब हम कंसिडरेशन ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट। समझ आ रही है बात। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो है ये प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस में जब बेसिकली कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। तो हम ये मान सकते हैं कि जब भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के साथ कंसिडरेशन होगा तो दैट विल रिजल्ट इन अग्रीमेंट। पर जब अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ होगा तो ये क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात। 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपको। ये आप थोड़ा सा इक्वेशन अगर याद रखेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस हो गया, यही चीजें मैंने आपको यहां बताई हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, यही चीजें मैंने आपको बताई है, प्रॉमिस प्लस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर कहाँ पे दिया गया है तो ये आपको डेफिनेशन का पार्ट है, देख लीजिए। तो अगर हम देखें कि भाई ऑफर की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है तो 2A में ऑफर की डेफिनेशन दी गई है। अगर हम देखें कि भाई कंसिडरेशन की डेफिनेशन कहाँ दी गई है तो 2D में कंसिडरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है और 2E में अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अग्रीमेंट को प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यही फेज मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो हम ये इससे बोल सकते हैं कि अग्रीमेंट जब कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, राइट।
बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो वही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब देखिए दो तरीके से और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो भाई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी जब हम एसेंशियल्स करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एसेंशियल्स हम देख लेते हैं। तो एसेंशियल्स की बात आपकी सेक्शन 10 में किया जाता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। एसेंशियल्स आपकी सेक्शन 10 में दी गई है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि भाई व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे। डेफिनेशन से ही आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेंट, अगर ये फ्री कंसेंट से बना है, ठीक है। हम्म अगर ये फ्री कंसेंट से बना है, ठीक है, पहला तो भाई फ्री कंसेंट हो गया। ये देखिए आपका यहाँ पे ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बताई गई है, मतलब कि कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कॉम्पिटेंसी भी आपका आ गया। दूसरा फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कि इसमें एक लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, देखिए ये भी आ गया आपका एसेंशियल में। विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये भी आ गया आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। अग्रीमेंट तो है ही है, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। प्लस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दैट एंड आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे एसेंशियल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो अग्रीमेंट पहला तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा अग्रीमेंट में आप पार्टीज जो है वो फ्री कंसेंट से एंटर होना चाहिए, ठीक। ऑब्वियसली इसमें तो एक ये है ही कि भाई टू पार्टीज होने चाहिए, ये तो ऑब्वियस है ना। टू पार्टीज, बिना टू पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज जो एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जो भी उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो भी जिस भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस पर्पस का ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। चलिए मैं अभी आगे देखता हूं कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हैं कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो वो वॉइड होंगे, ठीक है। चलिए एक एसेंशियल एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अग्रीमेंट तो हमने देख लिया भाई कि भाई इट इज अ प्रॉमिस। अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट कैसे बनता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट, है ना। तो इट इज अ प्रॉमिस, द प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, है ना। अगर मैं आपको पेन दे रहा हूँ, आपसे बुक ले रहा हूँ, तो मेरे लिए कंसिडरेशन बुक हो गई, आपके लिए कंसिडरेशन पेन हो गई, ठीक है। सो कोई भी ऐसा प्रॉमिस या एक अग्रीमेंट में मल्टीपल प्रोमिसेस हो सकते हैं, तो प्रॉमिस या प्रोमिसेस, ठीक है, विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है। अग्रीमेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। फ्री कंसेंट देख लेते हैं क्या होता है। देखिए फ्री कंसेंट से पार्टीज का एंटर करना बहुत जरूरी है, मतलब कि पार्टीज अपने स्वतः अपनी इच्छा से एंटर करेंगे, ठीक है। मतलब कि भाई किसी भी तरीके का उनके ऊपर जोर दबाव नहीं होना चाहिए। इसी को लीगल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा अगर वो इन 5 तरीके से ऑब्टेन किया गया है। कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा अगर वो इन 5 तरीकों से ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। क्या तरीके हैं, तो पहला है आपका कोअर्जन, ठीक है। कोअर्जन में क्या होता है, कोअर्जन में आप किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है। थ्रेटनिंग होती है, THREATENING, थ्रेटनिंग होती है, डराने धमकाने की बातें होती हैं, जोर दबाव से आपके ऊपर प्रेशर डाल करके और एग्रीमेंट में एंटर करवाया जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप अगर ये पेन नहीं मेरे से परचेज कर रहे हो तो मैं 10,000 में आपको मेरे से परचेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अब आप इस मेरी बातों से डर के धमकी मैंने आपको दी और आप इससे डर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए। सो क्या कॉन्ट्रैक्ट में आप फ्री विल से एंटर किए, नहीं किए, सही बात है, आपकी खुद की मर्जी तो नहीं थी। तो अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में ले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट क्या बोलेगा आपको, ठीक है। कोर्ट आपको ये बोलेगा कि यू हैव द ऑप्शन टू एग्जिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट आपके फ्री कंसेंट से नहीं बना है। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि भाई किसी तरीके का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ठीक है। देखिए इन्फ्लुएंस बेसिकली किसका हो सकता है, जो आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग हैं जिनका आपके ऊपर प्रभाव है, ठीक है। जनरली क्या है भाई, इंस्टाग्राम पे लोग भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, है ना। चलता फिरता कोई भी आजकल इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा है, पर वैसा इन्फ्लुएंसर नहीं जिसकी बातों को आप मानते हैं, जिसकी बातों को आप समझते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके गार्डियंस हो गए, आपके टीचर्स हो गए, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो ये लोग आपके एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं जिनकी आपकी बात आप लोग मानते हो, ठीक है। थर्ड जो है वो फ्रॉड हो गया, भाई किसी तरीके से धोखाधड़ी करके मैंने आपको बता दिया कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और, तो वो हो गया फ्रॉड, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है भाई, मैंने आपको समझा कुछ और आप निकले कुछ और, है ना। तो इसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। भाई मैंने इस पर्सन के साथ डील किया
लेकिन वो एक्चुअल में वाई के साथ मैंने डील कर लिया, ठीक है, मैंने तो एक्स के इक्वेशन में किया, बट हुई वो वाई के साइड से डीलिंग हुई, इट इज द क्लियर केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मिस्टेक, मिस्टेक क्या कहता है, मिस्टेक क्या कहता है? तो मिस्टेक देखिए दो तरीके से हो सकती है, एक तो लॉ की मिस्टेक हो सकती है, एक तो फैक्ट की मिस्टेक हो सकती है। तो ये अलग ही टॉपिक है आपका, ये आपके एक्सेप्शंस में जब भी इन तरीके से कंसेंट आप ऑब्टेन करते हैं तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होता है, ठीक है। मिस्टेक समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे आपको 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 दिख रहा है, पर 19 नहीं दिख रहा है। देखिए, तो आपको एक सेक्शन ये कहता है कि जब भी अगर आपको कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, इन तीन तरीके से अगर आपसे कोई कंसेंट ऑब्टेन किया जाता है तो दैट वुड बी वॉइडेबल, ठीक है। वो जो अग्रीमेंट होगा वो वॉइडेबल होगा, ठीक है, अगर इन तरीके से किया जाता है। इसके बाद अमेंडमेंट ला करके 19 में क्या कहा गया कि भाई अगर मिसरिप्रेजेंटेशन भी होता है तो भी वो वॉइडेबल ही होगा। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया, बट अलग से लाने का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता, मे भी छूट गया होगा उस टाइम, तो ये भी ठीक है। अब ये ऑल फोर, ठीक है, आर्टिकल 9 सेक्शन 19 आपका यही कहता है कि भाई अगर मिसरिप्रेजेंटेशन भी होता है तो भी वो वॉइडेबल ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जब भी कंसेंट ऑब्टेन किया जाता है इन चार मेथड से, किससे, कोअर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से और मिसरिप्रेजेंटेशन से, उस केस में वॉइडेबल होता है, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा वॉइडेबल में डिफरेंस, ठीक है, वॉइड, वॉइड और एक होता है आपका वॉइडेबल, ठीक है। वॉइड में क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड एज एब इनिशियो, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो, और इसका मतलब होता है एट द ऑप्शंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। मतलब कि भाई जो वॉइड होगा वो जनरली फ्रॉम द वेरी इंस्टेंस वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वॉइड ही होगा, है ना। पर जो वॉइडेबल होगा वो शुरू में तो वॉइड नहीं होगा, ठीक है, बट एट द टाइम जब वो डिस्कवर पर्सन कर लेगा कि भाई उसका कंसेंट इन चार तरीके से ऑब्टेन किया गया है, लेट्स सपोज उसको पता चल गया कि भाई ये जो पर्सन है इसने इसको इन्फ्लुएंस किया है, तब वो उसने किया, या फिर उसको पता चल गया कि भाई उसके साथ कोई फ्रॉड कमिट हुआ है, या फिर उसको पता चलता है कि भाई किसी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो उस केस में पर्सन के पास ऑप्शन है, पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है। सो दैट मींस इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी वेदर टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट और टू रेस्ट्रिक्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट भी कर सकता है, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात? ओके। नेक्स्ट जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो है कैपेसिटी, मतलब कि कॉम्पिटेंसी। भाई कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किनके पास राइट्स है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं, पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट कॉम्पिटेंट। चलिए ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि भाई ये लोगों को छोड़ करके बाकी जो लोग होंगे सब कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। चलिए, माइनर्स, माइनर्स जो कि अंडर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर्ड एज माइनर्स। तो माइनर के साथ किया गया किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि जिस टाइम से कॉन्ट्रैक्ट आपने इनिशिएट किया है माइनर के साथ उसी टाइम से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, रादर वी कैन से वॉइड एब इनिशियो होगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का पर्सन जिसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका भी, उसके साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, बशर्ते अगर लेट सपोज कोई पर्सन है जिसको रिकरेंट अटैक्स आते हैं, कभी कभी वो सही रहता है, कभी कभी वो पागल हो जाता है, या फिर उसके अनसाउंड माइंड रहता है, तो अगर वो पर्सन अपने साउंड स्टेट ऑफ माइंड में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो कुछ टाइम के लिए अनसाउंड हो जाता है या फिर कुछ टाइम के लिए साउंड हो जाता है, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अपने साउंड स्टेट ऑफ माइंड में करता है, जिस टाइम पे वो साउंड स्टेट का रहता है उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंडीशन मानेंगे, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अब क्या हो गया भाई, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाइड है लॉ से? तो भाई जो एलियन एनिमीज हैं, ठीक है, जो भाई फॉरेन के लोग, जो देश के दुश्मन हैं, जो एनिमीज हैं, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वो पर्सन साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये लोग नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कन्विक्ट्स, जो लोग कन्विक्ट्स हैं भाई, सर्व कर रहे हैं जेल में, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर लेट सपोज किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ड्यूरिंग देयर ट्रायल पीरियड, ठीक है, जब उसका ट्रायल हो रहा है, ठीक है, बट अभी उसकी कन्विक्शन नहीं हुई है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या उसकी कैपेसिटी है? एग्जैक्टली, ड्यूरिंग ट्रायल वो कर सकता है, ड्यूरिंग ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट का एंट्रेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है। लेट सपोज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है भाई, कोई पर्सन दिवालिया घोषित हो गया है ना, कोई बैंकरप्ट हो गया, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को सेल ऑफ करेगा पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। फॉरेन फॉरेन सॉवरेंस एंड डिप्लोमेट्स, अब डिप्लोमेट्स या फिर जो फॉरेन कंट्रीज की अथॉरिटीज होती हैं उनके पास भी राइट्स नहीं होते हैं, दे आर आल्सो नॉट कॉम्पिटेंट फॉर टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। कंपनी गोइंग अल्ट्रा वायरस इट्स मेमोरेंडम, देखिए कंपनी का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज एमओए, ठीक है। मैं थोड़ा आपको एमओए के बारे में बता देता हूँ। एमओए क्या होता है? इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू सॉरी,
ये है आपका MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, MOU क्या होता है? देखिए, MOU किसी भी कंपनी का एक MOU होता है और एक AOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली ये कहा जाता है MOU, ये कहता है किसी भी कंपनी का, या MOA भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहता है कि भाई कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स MOA में कंटेन होती है। ठीक है, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का कब फॉर्मेशन हुआ है, कंपनी का क्या एड्रेस है, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी के पास कितने पेड अप कैपिटल्स हैं, कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हैं, उनका कितना पैसा इन्वेस्टेड है इसमें। ठीक है, कंपनी का क्या काम है, कंपनी किस सेक्टर में डील करती है, कंपनी किस सेक्टर में, कंपनी के पास क्या क्या राइट्स हैं, कितनी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें अगर कंपनी का इन एंड आउट आपको जानना है तो आप कंपनी के MOA में जान सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में एक टॉपिक ये भी है कि भाई अगर कंपनी, अगर कोई पर्सन, क्योंकि भाई आप कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो कॉर्पोरेशन, कंपनी इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, बॉडी इनकॉर्पोरेट है, it can have all rights and liabilities as a natural person can have, right? So अगर कंपनी अपने MOA से बाहर कोई भी काम करती है, लेट सपोज कंपनी का काम है कि भाई फाइनेंशियल में डील करना, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइसेस देना सिर्फ, पर अगर कंपनी लेट सपोज अपने MOA से बाहर हट के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी करने लगती है, तो क्या अब आपके साथ अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ब्रीच हुआ, तो क्या आप कंपनी पे क्लेम कर पाओगे? कंपनी पे आप क्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने एक्ट, जो कंपनी ने एक्ट किया है वो अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है। MOA में उसके ये चीज़ें फंक्शन नहीं थी, स्टिल कंपनी ने एक्ट किया है, मतलब उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर एक्ट किया है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कैपेसिटी देखिए, अनसाउंड माइंड का और माइनर के लिए एक बहुत फेमस केस है। ठीक है, माइनर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशन क्या होगा, इसके लिए बहुत ही फेमस एक है जिसका नाम है मोहाली बीवी वर्सेस धर्म घोष। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक महाजन रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है। ठीक है, वो उस माइनर की कुछ प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करते हैं और उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट कुछ लोन देते हैं माइनर को, डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज माइनर। ठीक है, उनको ये बात पता होती है कि भाई माइनर है सामने वाला पर्सन, स्टिल उनको वो मॉर्टगेज देते हैं। तो इस केस में बताया गया कि भाई अगर आप कोई भी बेनिफिट मॉर्टगेज, अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन माइनर के साथ करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी कॉम्पनसेशन या किसी भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है भाई, ही वॉज वेल अवेयर। ठीक है, ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द माइनॉरिटी एज, माइनर्स एज। ठीक है, ही वांट टू ऑब्जर्व द हाउस ऑफ माइनर, माइनर की उसको कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स और यहाँ पे माइनर के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट जो होगी वो वॉइड एब इनिशियो होगी, और उसके लिए अब यहाँ पे बताया गया कि भाई कोर्ट ने माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो महाजन जी ने कहा कि भैया जो मैंने पैसे दिए हैं एटलीस्ट वो तो मेरे को दो वापस। कोर्ट ने बोला कि आपने जो मॉर्टगेज की हुई प्रॉपर्टी है उसको आपको वापस करना है माइनर को, पर माइनर ने पर महाजन जी ने बोला कि भाई मेरे जो पैसे दिए हैं माइनर को वो तो आप वापस करो। तो कोर्ट ने ये बोला कि भैया आप माइनर को अगर किसी भी तरीके की बेनिफिट या किसी भी तरीके का कुछ प्रोवाइड करते हैं, सो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम इट बैक, यू आर नॉट लायबल टू बी रिटर्न बैक अमाउंट विच इज टेकन बाय द माइनर। ठीक है, मतलब कि आप अगर माइनर को कोई भी पैसे देते हैं तो आप वो माइनर से वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? देखिए, ये भी हो सकता है कि भाई अगर आपने माइनर्स को कुछ नेसेसिटी प्रोवाइड करी है, ठीक है, माइनर्स को आपने कुछ नेसेसिटीज प्रोवाइड करी है। अब लग्जरी क्लोथ्स इज नॉट नेसेसिटी, क्लोथ्स इज नेसेसिटी बट लग्जरी क्लोथ्स इज नॉट नेसेसिटी। सो लेट्स सपोज माइनर को कुछ नेसेसिटी प्रोवाइड की विद द कंसेंट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और गार्डियंस। ठीक है, ठीक है, उस केस में आपको उस चीज़ों को रिम्बर्स देना पड़ेगा पेरेंट्स और गार्डियंस को। ठीक है, पर लेट सपोज अगर कुछ ऐसा माइनर को आपने दिया है, ठीक है, जो कि कंसेंट से नहीं था, ठीक है, और अगर आप अब वो वापस लेना चाहते हैं तो इस केस में अगर आप वो पैसा उसी सेम बेनिफिट को आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज माइनर ने वो सारा पैसा, हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ें आपने दी हो उसको यूटिलाइज कर लिया हो या पैसे खर्च कर दिए हो, तो उस केस में किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ही कैन नॉट बी रिम्पर्स्ड बैक। ठीक है, पेरेंट्स एंड व्हेन माइनर और इन्फेंट एक्टेड विद कंसेंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट किसी भी तरीके का पाया है कॉन्ट्रैक्ट में माइनर ने, तो ही इज नॉट फोर्स टू रिम्बर्स बैक। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए भाई, माइनर के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? वॉइड होता है। एक बात ये भी आती है कि भाई क्या जो सेक्शन 64 है और सेक्शन 65 है, जो कि बात आपकी रेस्टिट्यूशन की करता है, ठीक है, मतलब कि क्या जो माइनर को बेनिफिट्स दिए गए हैं वो रेस्टिट्यूट हो सकते हैं, मतलब कि वापस से उसको आप रिस्टोर कर सकते हो, ले सकते हो? तो उसका जवाब मोहाली बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में भी दे दिया गया है। ठीक है, कि भाई आप किसी भी तरीके का बेनिफिट माइनर को देते हो और वो ट्रेस बैक हो पाता है तो ही आप उसको रिटर्न ले सकते हो, नहीं हो पाता है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे भी ली गई है। ये जो केस है, ये केस है आपका लेसी वर्सेस
लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल, ठीक है, ये इंग्लिश केस है। यहाँ पे यही चीजें बताई गई है कि अगर माइनर की प्रॉपर्टी ट्रेस बैक होती है देन आप उसको रेस्टिट्यूशन उसका करवा सकते हो, ठीक है। माइनर की अगर प्रॉपर्टी ट्रेस बैक होती है तो ही आप उसका रेस्टिट्यूशन करवा सकते हो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सो लॉन्ग एज सेम इज ट्रेसेबल, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मनी स्पेंड हुई थी वो डिफेंडेंट देयर वाज नीदर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेसिंग इट नॉर पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्टोरिंग, तो रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स व्हेन रीपेमेंट बिगिंस, ठीक है, एंड इक्विटी डज नॉट अगेंस्ट द माइनर फॉर हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो भाई जहां रेस्टिट्यूशन मतलब कि रिस्टोरेशन वहीं रुक जाता है, मतलब कि जो आपने बेनिफिट्स ली है अगर आप वही सेम बेनिफिट्स को रिस्टोर कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो जहां पे भी आप रीपेमेंट करने लगते हो, रीपेमेंट मतलब कि अब आप उसका चुका रहे हो, ठीक है, जो पैसे आपने लिए हैं उसको आप चुका रहे हो, ठीक है। तो यही चीजें कही गई है कि जहां पे भी आप रीपेमेंट करना शुरू कर देते हो वहीं पे रेस्टिट्यूशन रुक जाता है। सो रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। यही सिमिलर फाइंडिंग पे लेसी लिमिटेड वर्सेस शेल का जो केस है ये इंग्लिश केस था, तो इसी सिमिलर फाइंडिंग्स पे खानगुल वर्सेस लखा सिंह का भी केस हुआ था जो कि इंडियन केस है, ठीक है। मोहारी बीवी करके आपको हो सकता है कि भाई डाउट हो कि हो सकता है ये इंडियन केस है, पर मोहारी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज आल्सो अ केस डिसाइडेड बाय प्रीवी काउंसिल, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन जनरली वो चीज होती है, किसी भी तरीके का काइंड हो सकता है, किसी भी तरीके की मनी हो सकती है, सर्विस हो सकती है, जो कि आप किसी चीज के एक्सचेंज में लेते हो। अगर मैं आपको ये पेन आज दे रहा हूं तो इसके बदले मैं कुछ कंसिडरेशन आपसे लूंगा, ठीक है। पैसा हो सकता है, आपसे मैं पैसा ले लूं, हो सकता है मैं आपसे इसके बदले कोई सामान ले लूं, या हो सकता है मैं इसके बदले आपसे कुछ सर्विस भी ले सकता हूं, ठीक है। सो कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग, कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। देखिए कंसिडरेशन अगर हम फ्री में आप दे रहे हैं तो दैट विल बी अमाउंट टू गिफ्ट, तो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। इवन 1 rupee is also considered as a valid consideration because rupee also has a value in the eyes of law. Definition क्या कहता है? When each party must make a promise, performs an act, और forbear मतलब कि किसी चीज को रोका जा रहा है, कुछ चीज नहीं करता है, this will be called consideration, correct? ये चीजें आपको समझ में आ रही? चलिए अब कंसिडरेशन यहाँ पे एक चीज और आती है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल हम ये देख लें कि एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। एडिक्वेसी मैंने आपको बताया कि भाई 1 रुपए भी इवन इज अ कंसिडरेशन, करेक्ट। तो एडिक्वेसी ये होता है कि भाई कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आप अपना एक घर सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसको 10,000 रुपए में सेल कर दूँ तो क्या ये एडिक्वेट है अमाउंट टू एज कंपेरिजन की भाई घर की कीमत से? नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन। सो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मैटर, राइट। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। देखिए कंसिडरेशन में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जो कि बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। मतलब कि भाई जैसे कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बहुत क्लोज पर्सन्स के बीच में बना है या फिर प्योरली लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे बना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई फादर अपने चाइल्ड को कहता है कि भाई आप एलएलएम निकाल लोगे एनएलयू में से, एलएलयू से, तो आपको एक बाइक गिफ्ट कर दी जाएगी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को हम रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जो फादर और सन के बीच हुआ है इसको हम अगर रजिस्टर करवा लेंगे देन इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। समझ में आ रही है बात? चलिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। वो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। भाई आप लेट्स सपोज AK-47 के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, AK-47 खरीदने बेचने के लिए, सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते हैं? जिसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो अनलॉफुल हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जिसके अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो भाई जो ऐसा कुछ जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, मैंने आपको बताया कि भाई ड्रग्स का सेल परचेज या फिर आर्म्स का सेल परचेज, ठीक है, ड्रग्स या आर्म्स, ठीक है, इनका हो सकता है। इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब कि भाई अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि परमिसेबल कर दिया जाए तो में हो सकता है कि भाई प्रोविजन, कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन को या लॉ के किसी प्रोविजन को वो वायलेट कर दे, ठीक है। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई फ्रॉडलेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया जा रहा है कि भाई हमको किसी को फ्रॉड करना है, ठीक है, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया हम बैंक फ्रॉड करेंगे और फिर आधा आधा पैसा डिवाइड कर लेंगे। सो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। विच इम्प्लाइज इंजरी, मैं आप बोलूँ कि भाई अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि तू जा एक पर्सन को मार डाल, मर्डर कर दे एक पर्सन का, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। या फिर मैं बोल दूँ कि एक पर्सन को किसी के घर में आग लगा दो, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आर्सनी, ठीक है। तो
तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं हो सकते हैं जिसका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कोर्ट रिगार्ड एज इमोरल, अगर किस तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कोर्ट इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बताती है, तो उस तरीके का भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने बताया कि भाई कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं जो कि एक्सप्रेसली वॉइड होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि स्पेशली वॉइड होंगे, ठीक है। स्पेशली वॉइड कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कि कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आपको मैरिज से रिस्ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम देखें, सॉरी, चलिए फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ठीक है। अब भाई आपकी जो मैरिज करने की चॉइस है, राइट टू मैरी ऑफ योर ओन चॉइस, दैट इज अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में है, ठीक है। अब आर्टिकल 21 में आपको ये फंडामेंटल राइट गारंटी की गई है, तो भाई आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है कि कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाए जा सकते हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करें। तो राइट टू रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, जहाँ पे आपके मैरिज के चॉइस को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, सो ऐसे जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है वॉइड, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में हो, ट्रेड आपको ट्रेड करने से रोका जा रहा हो, किसी तरीके का कोई बिजनेस परफॉर्म करने से, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इसमें भी ट्रेड के रिगार्डिंग भी कुछ, ट्रेड जो है ये आपका आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में है, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 19 में आपने देखा होगा कि कुछ जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो आपको फ्रीडम्स दी गई है, उसके साथ उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। तो वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए ट्रेड में, ठीक है। बाकी आपके पास अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे आपके ट्रेड को करने से रिस्ट्रेन लगाया जाता है, लेट्स सपोज मैं करूँ कि भाई मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे रहा हूँ पर तू इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है। कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, ठीक है। अब देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट करने का एक और एसेंशियल होता है कि भाई हम कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सिर्फ ऐसे ही बात कुछ कर लिया हमने आपस में, या फिर किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट हमने दे दिया है ना, पर उससे हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। कल मैं अपने दोस्त को बोल दूँ कि हाँ भाई कल मैं तेरे से मिलने आऊँगा, ठीक है, अपन कल मूवी जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कल मैं अगर उससे मिलने नहीं गया या मूवी नहीं गया तो वो मेरे को स्यू कर देगा, है ना। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ये मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं था, लीगल इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, ठीक है। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉर्म होगा और हमको ये चेक करना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या लीगल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करने का जो इंटेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट करने का जो इंटेंशन है, जो है लीगल करने का, वो प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये हम चेक करेंगे। तो इसका बहुत फेमस केस है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ठीक है। ये आप सबने पढ़ रखा होगा लॉ स्कूल में। इस केस में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जाते हैं इंग्लैंड, जाते हैं, सिलोन में रहते हैं, नाउ प्रेजेंट डे श्रीलंका, सिलोन एम्प्लॉय है हस्बैंड यहाँ पे, ठीक है, सिलोन में। इंग्लैंड जाता है वाइफ के साथ, वहाँ पे वाइफ की तबीयत कुछ खराब हो जाती है, तो वाइफ को वो इंग्लैंड में ही छोड़ देता है, वो वापस सिलोन आ जाता है, ठीक है। हस्बैंड क्या बोलता है कि भाई मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि 300 यूरोज पर मंथ एज अ मेंटेनेंस दूंगा, ठीक है। भाई हस्बैंड कुछ महीने तक तो ये मेंटेनेंस देता है, पर कुछ महीने बाद उसने मेंटेनेंस देना रोक दिया, वाइफ इवेंचुअली फाइल्ड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि भाई हस्बैंड का वाइफ को बोलना कि मैं आप तुमको मेंटेनेंस दूंगा, दैट विल नॉट शो द इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ एक सीरियस और एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच किया गया कोई भी जो भी प्रॉमिस है या फिर अग्रीमेंट बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट उसको हम नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्टीज जो है वो लीगली बाउंड नहीं होते हैं। ऐसे तो भाई हस्बैंड बोले कि कल मैं तुमको कार तुम्हारे बर्थडे पे, नेक्स्ट बर्थडे पे आई विल गिफ्ट टू अ कार, or if a husband didn't gift a similar car to on her birthday, then the wife can due to her husband. So ऐसे तो केसेस की लाइन लग जाएगी कोर्ट में, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट लीगली, मतलब उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है एंटर होने का, ठीक है। ये भी वैसा ही केस है मैरिड वर्सेस मैरिड। इसमें भी ये हुआ कि भाई एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, उन्होंने जॉइंटली एक घर परचेज किया। अब एक टाइम के बाद हस्बैंड क्या, वो मिस्टर मैरिड क्या है, वो निकल गए अपने दूसरे, उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल चक्कर चल रहा था बाहर, वो उस लेडी के साथ रहने चले गए। वाइफ को क्या बोला कि भैया तुम ईएमआई पे कर दो और मैं तुम्हें घर ट्रांसफर कर दूंगा। वाइफ ने भी ईएमआई पे करते रहे, वाइफ $40 ईएमआई थी, ईएमआई वाइफ पे करते रहे, पर इवेंचुअली ये जो हस्बैंड है इन्होंने घर ट्रांसफर नहीं किया वाइफ को, वाइफ ने केस कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो है एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, ठीक है। डोमेस्टिक अग्रीमेंट कंटेंशन मिस्टर मैरिड का यही था कि भाई ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो है होगा, है ना। पर कोर्ट ने बोला कि भाई ये सिर्फ डोमेस्टिक अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। आपने किसी का घर के लिए करवाया, घर का ईएमआई पे करवाया और आपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि आप घर दोगे उसको, पर आपने नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हुआ कि भाई मॉर्टगेज वाज पेड बट मिस्टर मैरिड रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट में अपील, कोर्ट ऑफ अपील क्या क्या हेल्ड किया गया, द नेचर ऑफ द फैक्ट दैट द मैरिड वेयर सेपरेटेड
ठीक है, दोनों अलग हो गए थे व्हेन दे साइंड देयर कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। अलाउड द कोर्ट टू अज्यूम दैट देयर एग्रीमेंट वाज मोर देन डोमेस्टिक एग्रीमेंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट या घर का कोई ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बात करें, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। पर अगर इट इज मोर देन एनीथिंग और डोमेस्टिक अग्रीमेंट देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर अब देखिए, अगर ये कोई एक केस है रोज वर्सेस रोज एंड फ्रैंक वर्सेस प्रॉम्प्टन एंड बदर लिमिटेड, इसमें भी क्या हुआ, इसमें बताया गया कि भाई पार्टीज का सेम चीज को ही रिटेरिएट किया गया कि भाई पार्टीज अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है देन यहाँ पे शो होता है कि पार्टीज डोंट हैव एनी लीगल इंटेंशन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सॉरी एसेंशियल्स और इंग्रेडिएंट्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। ठीक है, जो ये केस है मोहारी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, इंपॉर्टेंट केस है तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, बाकी डेफिनेशंस कौन से सेक्शन में दी गई है ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि भाई 2A में प्रपोजल है, 2B में एक्सेप्टेंस है, डी में 2D में कंसिडरेशन, 2E में अग्रीमेंट, 2H में कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको याद रखना है। आप पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।